नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रियंका का योगी सरकार पर हमला, बीजेपी का पोस्टर लगा दीजिए लेकिन बसों को एंट्री मिले। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बसों की एंट्री को लेकर कांग्रेस और योगी सरकार आमने सामने हैं। एक और जहां आगरा में राजस्थान सीमा पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए तो वहीं अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन बसों पर आप चाहे तो बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी। जब राजनीतिक परहेजों को पूरे करते हुए रस्त और असहाय प्रवासी भाई बहनों को मदद करने का मौका मिला तो दुनिया भर की बाधाएं सामने रख दिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन बसों पर आप चाहें तो बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए, क्योंकि इस राजनीतिक खिलवाड़ में 3 दिन व्यर्थ हो चुके हैं। इन्हीं 3 दिनों में हमारे देशवासी सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार का खुद का बयान है कि हमारी 1049 बसों में से 879 बसें जांच में सही पाई गई। ऊंचा नागला बॉर्डर पर आपके प्रशासन ने हमारी 500 बसों से ज्यादा बसों घंटों से रोक रखा है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा बसें पहुंच रही हैं। कृपया इन 889 बसों को तो चलने दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि हम आपको कल 200 बसें की नई सूची दिलाकर बसें उपलब्ध करा देंगे। बेशक आप इस सूची की भी जाँच कीजिएगा। लोग बहुत कष्ट में हैं, दुखी हैं, हम और देर नहीं कर सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए अखिलेश यादव, भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर देश की राजनीति गर्म हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज आने के बावजूद मजदूर सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। इसको लेकर विपक्ष केंद्र पर निशाना साध रहा है। वहीं अपने स्तर पर मजदूरों के लिए खाने पीने और उनकी यात्रा के लिए बसों का इंतजाम भी कर रहा है। कांग्रेस खास तौर पर मजदूरों के मुद्दे पर सक्रिय हो गई है। यूपी में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मजदूरों के लिए सीमा पर बसों की कतारें लगाकर योगी सरकार घेरने का प्रयास किया, उससे केंद्र में भी हलचल मच गई है। अब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खड़े नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी को योगी सरकार को बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर मजदूरों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा है कि बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर प्रवासी मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है। सपा अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार पहले खुद का फिटनेस सर्टिफिकेट दे। बकौल अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश की सरकार बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट के बहाने प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर उत्पीड़ित कर रही है। भाजपा सरकार खुद अपने फिटनेस का सर्टिफिकेट दे कि इस बेदहाली में क्या वो देश प्रदेश चलाने के लायक है। अब कहाँ है पूरी दुनिया में भारत की उज्ज्वली होती छवि का ढिंडोरा पीटने वाले। वह आगे कहते हैं, आम जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब सरकारी, प्राइवेट और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं तो प्रदेश की सरकार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इन बसों को सदुपयोग क्यों नहीं कर रही है। ये कैसा हट है। बस की जगह बल का प्रयोग अनुचित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों के घाव पर नमक छिड़क रही है योगी सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ असंवेदनशीलता के साथ पेश आ रही है तथा उन्हें घर भेजने के लिए बसों का इंतजाम करने के कांग्रेस के प्रयास का सहयोग नहीं कर रही है और पीड़ितों के घाव पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़क रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा पार्टी नेता राजीव शुक्ला ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार हजारों बसें लोगों को रैली में लाने के लिए लगा देती है, लेकिन जब राज्य के थके हारे, भूखे प्यासे और बेरोजगारी से पीड़ित होकर पैदल अपने घर जाने को मजबूर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की बात आती है तो यही सरकार हाथ खड़ा कर देती है और यदि कांग्रेस इस काम में आगे आती है तो उसे भी यह काम नहीं करने दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गरीब मजदूरों की व्यथा नजर नहीं आ रही है और मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। श्री मोदी ने 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं और उसका खामियाजा देश के प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। करीब 2 महीने से असहनीय पीड़ा का सामना कर रहे ये मजदूर जब मजबूर होकर अपने घर जाने के लिए रास्ते में हैं तो उनकी सुध नहीं ली जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि
कि योगी सरकार ने मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया है, इसलिए कांग्रेस उनकी सेवा के लिए आगे आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा नर सेवा ही नारायण सेवा की बात करते रहे हैं, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उन्हें पैदल चल रहे मजदूरों, महिलाओं और बच्चों की पीड़ा, व्यथा और बेहाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को नजर नहीं आती है। प्रवक्ता ने कहा कि मजदूरों की यह व्यथा असहनीय थी, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर प्रवासी श्रमिकों का रेल किराया वहन करने के लिए पार्टी आगे आई। पार्टी की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एवं कांग्रेस ने मजदूरों के लिए 1000 बसों का इंतजाम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने इसके लिए इजाजत नहीं दी और कई शर्तें लगा दी, जिसके कारण मजदूरों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट, सोनिया गांधी ने 22 मई को बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी, प्रवासी मजदूरों के महापलायन और अर्थव्यवस्था के खराब हालात को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 22 मई को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। 22 मई को दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के करीब 25 विपक्षी दलों के नेता जुड़ेंगे, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। ये पहला मौका है जब कोरोना महामारी के वक्त विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं। बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के सूत्र ने कहा है कि कोरोना महामारी से लड़ने में मोदी सरकार नाकाम रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, उल्टे उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज एक मजाक है। इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई जा रही है। सीपीआई नेता डी राजा ने बैठक के आमंत्रण की पुष्टि की है। राजा ने कहा कि उन्हें बैठक का न्योता मिला है, लेकिन अभी विषय की जानकारी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों की बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीएमके नेता स्टैलिन, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत लगभग 25 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के कारण बड़े शहरों से सैकड़ों मजदूर पैदल अपने घर लौटने को विवश हैं। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी संकट मंडरा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी दलों की बैठक में सरकार को किस तरह घेरा जाता है या फिर विपक्षी दलों की तरफ से सरकार को क्या सुझाव दिए जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार की अव्यवस्थाओं पर भड़के अखिलेश यादव, कहा दे देना चाहिए त्याग पत्र। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लॉकडाउन 4 में भी लोगों की हालात खराब हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार से पूछा, क्या इसी नए रूप रंग की बात हुई थी? दे देना चाहिए त्याग पत्र। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रमिकों की बेदहाली के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ट्वीट कर इस्तीफा मांगा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, लॉकडाउन 4 के इस बद से बदतर हालात भी प्रदेश सरकार सोच रही है कि सब नियंत्रण में है। अगर सरकार इसे व्यवस्था कहती है तो फिर उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। कहीं गौशाला तक में लोग रोक के रखे जा रहे हैं तो कहीं सीमाओं पर बच्चे बिलख रहे हैं। क्या इसी नए रंग रूप की बात हुई थी? शेयर कर लिखा, भाजपा देश चलाना कब सीखेगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर की है। वीडियो शेयर करने के लिए साथ एक सवाल भी पूछा है। उन्होंने लिखा, ये है देश का असली खुद मुख्तार हुनर, जिसे तोड़ तोड़ कर सरकार बनाना तो नहीं आता, पर अपनी प्रतिभा से किसी तरह इंतजाम करके अपने परिवार की गाड़ी चलाना आता है। भाजपा देश चलाना कब सीखेगी? और दूरदर्शी फैसलों के श्रमिकों को जिंदगी नर्क हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के अदूरदर्शी फैसलों के चलते गरीब और बेबस श्रमिकों की जिंदगी नर्क हो गई है। सरकार से आग्रह है कि वह संवेदनशील होने का परिचय दे। सरकारी अराजकता ने प्रदेश में हजारों बच्चों का बचपन छीना है और उन्हें भी पलायन की त्रासदी का अंग बना दिया है। सरकार की इससे ज्यादा अक्षमता का प्रमाण क्या मिल सकता है कि समय से निर्णय नहीं कर सकी। लाखों श्रमिक पैदल मारे मारे पैदल चलने को मजबूर हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने वापस लिया लॉकडाउन में पूरी सैलरी देने का निर्देश। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का अपना पुराना निर्देश वापस ले लिया है। यानी अब कंपनियां इसके लिए बाध्य नहीं होंगी कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी दे। इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिली है, लेकिन कामगारों को झटका लगा है। गौरतलब है कि गृह सचिव अजय भल्ला ने लॉकडाउन लगाए जाने के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को जारी दिशा निर्देश में सभी कंपनियों व अन्य नियोक्ताओं को कहा था
कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरे होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दें। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। अब 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो चुका है। गृह मंत्रालय ने तब यह भी निर्देश दिया था कि उन मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लॉकडाउन के दौरान किराया न दे पाने वाले स्टूडेंट्स या प्रवासी कामगारों को मकान खाली करने के लिए दबाव बना रहे हों। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा था कि सरकार लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न दे पाने वाली कंपनियों पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करे। कर्नाटक की फिक्स पैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। निजी कंपनियों का कहना था कि यह आदेश मनमानी वाला है और इससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन होता है, जिसमें उन्हें कारोबार या व्यापार करने की गारंटी दी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक्शन में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन, सिंधिया समर्थकों को किया गया बर्खास्त। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन ने प्रदेश पदाधिकारियों, जिला और विधानसभाओं के पदाधिकारियों को उन्हें उनके पद एवं युवा कांग्रेस की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से बर्खास्त किया गया है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा यह निर्णय राष्ट्रीय कार्यालय की सहमति उपरांत लिया गया है। जिन्हें बर्खास्त किया गया उनमें अधिकांश सिंधिया समर्थक पदाधिकारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश में संगठन के जिन पदाधिकारियों द्वारा पिछले दिनों सोशल मीडिया, समाचार पत्रों एवं अन्य तरीकों से अपना संगठनात्मक पद एवं सदस्यता से इस्तीफा दिया गया है, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही आगामी समय में प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा उपचुनाव की दृष्टि से निष्क्रियता एवं संगठनात्मक कदाचार किया जा रहा है। उन्हें भी पद एवं सदस्यता से बर्खास्त किया गया है। माना जा रहा है कि इनमें अधिकांश सिंधिया समर्थक शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा प्रशासन ने रद्द की यूपी सरकार की अधिसूचना। डीएम बोले अभी सील ही रहेंगे दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 4 की घोषणा और यूपी सरकार की ओर से सोमवार देर रात जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यूपी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए अभी यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के एक दिन बाद दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के साथ जिले की सीमा अभी के लिए सील रहेगी। डीएम ने कहा कि अभी के लिए दिल्ली नोएडा सीमा के बीच यथास्थिति को बनाए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने गृह विभाग के जीओ के पॉइंट 3.1 और 7.12 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश मांगे हैं। जिले ने अप्रैल में दिल्ली के साथ अपनी सीमा को सील कर दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस के कई मामले दिल्ली के साथ संबंध के कारण पाए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कार्यालय सील। जी हां दोस्तों, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कार्यालय सील। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कार्यालय और मध्य दिल्ली में कृषि भवन में स्थित उनके मंत्रालय के एक हिस्से को सील कर दिया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के एक अधिकारी के कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पशुपालन और डेयरी विभाग में हाल में कोरोना वायरस का एक मामला मिलने के बाद यह फैसला किया गया है कि कृषि भवन में खाद्य एवं जन वितरण विभाग का कार्यालय संक्रमण मुक्त बनाए जाने के लिए 19 मई और 20 मई को बंद रहेगा। पासवान के मंत्रालय के तहत 2 विभाग हैं, खाद्य एवं जन वितरण विभाग और उपभोक्ता मामला विभाग। नई दिल्ली के राजपथ इलाके में स्थित कृषि भवन में कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज समेत कई अन्य मंत्रालयों के भवन हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद, भारी संख्या में उमड़े मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन को अब 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सोमवार से नए नियमों के साथ लॉकडाउन लागू हो गया है। इसी बीच बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। गाजियाबाद में सोमवार को उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं, जब एक श्रमिक ट्रेन के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर एक साथ रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गए। दरअसल गाजियाबाद से सोमवार शाम 6 श्रमिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग इलाकों के लिए रवाना होनी है। ट्रेनों में जाने से पहले प्रशासन की ओर से मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए वहां रोका गया है।
3 ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए और 3 ट्रेन बिहार के लिए जा रही हैं। जैसे ही हजारों की संख्या में मौके पर मजदूर इकट्ठा हुए, वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और एडीएम मजिस्ट्रेट के सामने सभी नियम बेकार साबित हुए। देखते ही देखते वहां जनसैलाब जमा हो गया। घंटाघर के पास मौजूद रामलीला मैदान में लोगों की बेतहाशा भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोगों को ट्रेन या बस के जरिए घर भेजे जाने का भरोसा प्रशासन द्वारा दिया गया था। सड़क पर जितने लोग पैदल चल रहे थे, सभी को वहां ले जाकर रखा गया है और अब इस कदर भीड़ हो गई है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। गाजियाबाद एडीएम के मुताबिक बिहार के लिए गाजियाबाद से 3 ट्रेनें चलाई गई हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।